process, spontaneous and non-spontaneous process. Spontaneous process. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं? जो खुद प्रोसीड हो जाते हैं, ठीक है, या फिर उनको थोड़ी सी एनर्जी दे दो शुरुआत में, स्टार्टिंग में, और वो खुद प्रोसीड होते रहेंगे उसके बाद, ठीक है। जैसे कि वाटर फ्लो, वाटर फ्लो, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ पानी खुद ब खुद गिरता है, उसको कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेसेस को आप क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस, जो खुद से होते जाते हैं, खुद से प्रोसीड होते जाते हैं। अब जैसे कि बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, ठीक है, तो इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती, ये खुद से प्रोसीड हो जाता है, NaCl बनाएगा और वाटर बना देगा। वैसे ही अगर बात करें कॉपर सल्फेट की, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर आप जिंक ग्रैन्युल्स डालते हो तो वो जिंक सल्फेट बना देता है और साथ में कॉपर बना देगा, कॉपर को अलग निकाल देगा। तो ये कैसे प्रोसेस होते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो खुद से होते हैं। लेकिन कुछ प्रोसेसेस ऐसे भी है स्पॉन्टेनियस जिसको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है स्टार्टिंग में, ठीक है। एक क्या कर दिया आपने, थोड़ा सा फोर्स दे दिया या आपने उसको थोड़ी सी एनर्जी दे दी और फिर वो उसके बाद में खुद से प्रोसीड हो जाएगी, ठीक है। एनर्जी दे तो रहे हो, कॉन्स्टेंटली नहीं दे रहे हो आप, थ्रू आउट द रिएक्शन आपको एनर्जी नहीं देनी पड़ रही है, शुरुआत में दी और फिर खुद से आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया। जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल। पहले क्या करना पड़ता है आपको? कोल को एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है कुछ, ठीक है। वो एक सिस्टम है जिसको थोड़ी सी आपने एनर्जी दे दी, उसके बाद में कोल खुद जलता रहता है। या फिर माचिस की बात करें, मैच स्टिक की बात करें, उसको आपको पहले रगड़ देना पड़ता है, थोड़ा सा फोर्स देना पड़ता है। फोर्स देने के बाद में क्या है, माचिस खुद ब खुद जल जाती है, ठीक है। उसको जलाने के लिए आपको कॉन्स्टेंटली फोर्स नहीं देना पड़ता, शुरुआत में थोड़ा सा एनर्जी देना पड़ता है, बाद में वो खुद से प्रोसीड होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे प्रोसेसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं? इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, चलो। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो है जिसमें आपको रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए कांस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। मतलब क्या? अब आपको पानी को ऊपर की तरफ ले जाना है, बॉटम टू टॉप ले जाना है, तो खुद से तो जाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि पानी का जो नेचर है भाई, नेचर अगर हम देखें तो टॉप टू बॉटम वो खुद से गिरता है। लेकिन आपको नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना है तो आपको क्या करना पड़ता है? मोटर लगानी पड़ती है ना। और ऐसा नहीं है कि शुरुआत में मोटर ऑन करी तो वो खुद से ऊपर पानी चढ़ेगा, कॉन्स्टेंटली आपको वो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। पानी तब तक ऊपर चढ़ता रहेगा जब तक आपकी मोटर ऑन है, जैसे ही आपने मोटर को बंद करा पानी भी ऊपर चढ़ना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो वो प्रोसीड नहीं करेगा। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें कि आपको कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द प्रोसेस एनर्जी देनी पड़ती है, वो कौन से प्रोसेस होते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब रिएक्शन की बात करें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों को अगर आपको मिलाना है तो आपको कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ हम
क्या करें, डिकम्पोजिशन, आपको डिकम्पोजिशन करनी है P2O5 की, तो भी आपको क्या करना पड़ता है, कॉन्टिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, अब बात करें स्पॉन्टेनियस की, तो स्पॉन्टेनियस में हमने पढ़ा कि या तो पहले थोड़ी सी एनर्जी दे दो तो वो अपने आप प्रोसीड करता जाएगा रिएक्शन, या तो खुद से प्रोसीड होता रहता है, उसे आप क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब ये जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है मेनली ये एक्सोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, मतलब एक्सोथर्मिक कौन सी रिएक्शन, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन सम टाइम में एंडोथर्मिक भी हो जाती है, समटाइम्स जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक भी हो जाता है। एंडोथर्मिक का क्या मतलब, जिसमें हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अब आपको क्या करना है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है, उसको क्या करना है, आपको गैस में चेंज करना है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, उसको एनर्जी दोगे पहले। ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में आपके पास पानी है उसको एनर्जी दे दोगे पहले, आप थोड़ी सी एनर्जी भी दे दो, पानी एक बार गर्म हो गया तो वो धीरे धीरे वेपराइज होता रहता है, बाद में वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। पहले आप उसको गर्म कर लो, उबाल लो पानी को, तब भी क्या हुआ, वेपर बनते रहे। लेकिन थोड़ी देर के बाद अगर आप एनर्जी देना बंद भी कर दो तो पानी तो गर्म है कुछ टाइम तक वो गर्म रहेगा, और जब तक वो गर्म है तो वेपराइज होता रहेगा। ठीक है, तो एक तरह से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लेकिन एंडोथर्मिक भी हो गया क्योंकि इसने क्या करा, हीट को एब्जॉर्ब करा। ठीक है, बट बेसिकली जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती हैं। ठीक, दोनों चीजें क्लियर हुई, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है। अब नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट है एंट्रोपी, जिसको आप एस से डिनोट करते हो। एंट्रोपी क्या होती है, आपका जो गिवन सिस्टम है वो कितना फ्री है, सिस्टम कितना फ्री है, ये बोल सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एनी सिस्टम, या फिर रैंडमनेस ऑफ सिस्टम कह सकते हैं। रैंडमनेस ऑफ सिस्टम, ये क्या होती है, एंट्रोपी होती है किसी सिस्टम की, कि वो कितना फ्री है। ठीक है, और ये थर्मोडायनामिक क्वांटिटी होती है। एंट्रोपी इज अ थर्मोडायनामिक क्वांटिटी, थर्मोडायनामिक क्वांटिटी होने के साथ में ये डिपेंड करता है थर्मोडायनामिक वेरिएबल पे, एंड डिपेंड्स अपॉन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। ठीक है, तो एंट्रोपी आपकी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम पर डिपेंड कर सकती है, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है, और बेसिकली ये क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एनी सिस्टम। और एक चीज यहाँ पे नोट करके लिख लो, we cannot calculate, we cannot calculate absolute value of entropy, value of entropy for any system। किसी भी सिस्टम के लिए आप एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी।
but we can calculate change in entropy. चेंज इन एंट्रोपी आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे डेल्टा एस इज इक्वल टू S2 माइनस S1। डेल्टा एस क्या हो गया? चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा एस जहाँ पे भी डेल्टा लगता है वो उसको कैसे पढ़ते हैं? चेंज इन, जो भी आप वेरिएबल ले रहे हो, चेंज इन एंथैल्पी, जो भी क्वांटिटी ले रहे हो। ठीक है, अब ये S2 क्या है? फाइनल वैल्यू, और S1 क्या होती है? इनिशियल वैल्यू। और जो आपका फंक्शन है, अगर वो फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता है तो वो कैसा फंक्शन होता है? स्टेट फंक्शन। तो एंट्रोपी कैसा फंक्शन है आपका? स्टेट फंक्शन। ठीक, क्लियर इतना? थर्मोडायनामिकली आप चेंज इन एंट्रोपी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? चेंज इन एंट्रोपी रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। इसका क्या मतलब हो गया? क्यू रिवर्सिबल का क्या मतलब है यहाँ पे? क्यू रिवर्सिबल का क्या मतलब है? हीट एक्सचेंज फॉर द सिस्टम which is reversible in nature, which is reversible in nature। ठीक है, हीट चेंज फॉर द सिस्टम के लिए हीट चेंज है, ये हीट एक्सचेंज है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अगर उस सिस्टम पे रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है तो उसमें कितना हीट एक्सचेंज हुआ? वो है क्यू रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू टी। वो क्या होता है? डेल्टा एस। वैसे तो डेल्टा एस ये भी है, डेल्टा एस इज इक्वल टू S2 माइनस S1, लेकिन अगर आपको थर्मोडायनामिकली इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करते हैं? डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी करके। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? यूनिट्स क्या आएगी? यूनिट्स ऑफ एंट्रोपी, मतलब चेंज इन एंट्रोपी। देखो क्यू रिवर्सिबल क्या है? हीट एक्सचेंज। तो हीट क्या होता है? जूल। हीट का यूनिट क्या होता है? जूल। और जो आपका टेम्परेचर है उसका यूनिट क्या होता है? केल्विन। इसको आप कैसे लिख सकते हो? और जो आपकी हीट है वो कैलोरीज में भी होती है, तो कैलोरीज पर केल्विन। ठीक है, और जो वन एंट्रोपी यूनिट होता है, वन एंट्रोपी यूनिट, ध्यान से सुना, वन एंट्रोपी यूनिट क्या है? 1 जूल पर केल्विन। ठीक है, 1 जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन सिर्फ चेंज इन एंट्रोपी की यूनिट है, लेकिन 1 जूल पर केल्विन वन एंट्रोपी की यूनिट है। ठीक, नेक्स्ट थिंग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि जो Q होता है वो क्या है? हीट है। Q क्या है? सिंपल हीट। तो ये क्या होता है? पाथ फंक्शन। मैंने आपको बताया था पाथ फंक्शन सिर्फ दो होते हैं, कौन कौन से? हीट एंड वर्क, बाकी सारे स्टेट फंक्शन होते हैं। लेकिन जो Q रिवर्सिबल होता है, ध्यान से सुनना, जो Q रिवर्सिबल होता है वो एक स्टेट फंक्शन है, वो एक स्टेट फंक्शन है। और ऐसा क्यों है? अगर आप देखो, ये लो P एंड ये V। अभी ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, देखो
क्या मतलब है इसका? ये आपका फर्स्ट पोजीशन और ये आपका सेकंड पोजीशन। आपको 1 से 2 तक जाना है। अब 1 से 2 तक जाने के एक तो ये वाला रास्ता है, एक ये वाला रास्ता भी है, और एक ये वाला रास्ता भी है कि डायरेक्ट चले जाओ 1 से 2। अब अगर आप डायरेक्ट जा रहे हो 1 से 2, तो रिवर्स भी आप किस रास्ते से हो सकते हो? सिर्फ इस रास्ते से। ठीक है, जा आप कहीं से भी सकते हो। अगर आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी है, आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो आप कहीं से भी जा सकते हो। आप इस वाले रास्ते से जा सकते हो, इस वाले रास्ते से जा सकते हो, डायरेक्ट भी जा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको रिवर्सिबल रिएक्शन करनी है, तो रिवर्स तो आप उसी रास्ते से जा सकते हैं जिससे आए थे। ठीक है, रिवर्स आप उसी रास्ते से हो सकते हो जिससे जाओगे। तो इसका क्या मतलब है कि अगर क्यू रिवर्सिबल आप देखो, तो वो सिर्फ अपनी फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसलिए वो स्टेट फंक्शन है। ठीक, समझ गए ये चीज कि हीट क्यों पाथ फंक्शन है और क्यों रिवर्सिबल क्यों स्टेट फंक्शन है? हीट तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वो पाथ फंक्शन होता है, लेकिन क्यों रिवर्सिबल स्टेट फंक्शन इसीलिए है क्योंकि हम रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पढ़ेंगे यहाँ पे हीट। और रिवर्स आप उसी रास्ते से हो सकते हो जहाँ से आए, लेकिन प्रोडक्ट बनाने के कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाना है तो सिर्फ उसी रास्ते से वापस जा पाओगे जहाँ से आए थे। ठीक, अब अगर आपको वेरिएशन पढ़ना है एंट्रोपी का टेम्परेचर के साथ, तो ध्यान से देखना। एंट्रोपी क्या होती है, ऐसे डिनोट करते हैं। अगर एंट्रोपी इंक्रीज करती है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। लेकिन आपने रिलेशन में क्या पढ़ा कि जो डेल्टा एस होता है वो क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी होता है। ये रिलेशन देख के आपको क्या लगेगा कि एंट्रोपी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए टेम्परेचर के। ठीक है, ये वाला रिलेशन देख के आपको क्या लग रहा है कि जो एंट्रोपी है वो इनवर्स रिलेशन के साथ होनी चाहिए टेम्परेचर के। अगर एंट्रोपी बढ़े तो टेम्परेचर कम होना चाहिए। पर ध्यान दो, ये एंट्रोपी है और डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी है, दोनों चीजें अलग हैं। ये चेंज इन एंट्रोपी है और जो आपका एस होता है वो एंट्रोपी होता है। अगर सिर्फ आप एंट्रोपी के साथ में टेम्परेचर का रिलेशन देखना चाहो तो ये वाला होगा, एंट्रोपी इंक्रीज तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, हमेशा यही होता है। लेकिन अगर चेंज इन एंट्रोपी के साथ में देखोगे तो क्या होगा, अगर आपका क्यू रिवर्सिबल, फिक्स कर दो इसको, क्यू रिवर्सिबल को कांस्टेंट कर दो। अब क्यू रिवर्सिबल आपका कांस्टेंट है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये कंडीशन है, ध्यान से सुनना। क्यू रिवर्सिबल को कांस्टेंट कर दिया तो जो आपका डेल्टा एस होता है, अगर टेम्परेचर लो होगा तो डेल्टा एस हाई होगा, अगर आपका टेम्परेचर हाई होगा तो डेल्टा एस लो होगा। ध्यान से सुनो इस बात को। अगर सिर्फ एंट्रोपी की बात की जाए तो आंखें बंद करके वहां पे कर देना, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा सिर्फ अगर एंट्रोपी की बात होगी। लेकिन अगर चेंज इन एंट्रोपी की बात हो रही है, डेल्टा एस के साथ में टेम्परेचर का रिलेशन पूछा जाए, तो आपको पता है डेल्टा एस क्या होता है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो क्यू रिवर्सिबल को कांस्टेंट करने पे अगर टेम्परेचर लो होगा तो लो टेम्परेचर पे एंट्रोपी बढ़ जाती है एकदम से, और टेम्परेचर अगर हाई है तो चेंज इन एंट्रोपी लो हो जाती है। तो ये चीजें समझ में आ गई, एंट्रोपी का रिलेशन और चेंज इन एंट्रोपी का रिलेशन टेम्परेचर के साथ में। चलो ठीक है, तो आज के लिए तुम इतना ही पढ़ लो। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं, एंट्रोपी क्या होती है, और एंट्रोपी कैसे वेरी कर रही है टेम्परेचर के साथ में। बाकी फिर मंडे को पढ़ेंगे, और मंडे को आपने जितना ये चैप्टर मैंने करवा दिया उतना रिवाइज करके लाना। ठीक है,
जितना भी ये चैप्टर हुआ है उतना इस चैप्टर को रिवाइज करके लाना मंडे के लिए, और नोट्स बना लो इस चैप्टर के, नहीं बनाए अगर तो बना लो। अब आप लीव कर सकते हो।